हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर मैगजीन में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 17 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे हिंदू के साथ साथ पीआईबी में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है इप्सा फोरम के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। वास्तव में इप्सा का नाम से ही आप समझ जाएंगे इसमें कितने देश हैं। इप्सा, आई का मतलब इंडिया, बी का मतलब ब्राज़ील, ऐसे का मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, अर्थात ये 3 देशों का एक संगठन है जिसका गठन कब हुआ था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2003 में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसके गठन को लेकर जो प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, बातचीत की जो शुरुआत हुई थी, वो बांडुंग सम्मेलन में, गुट निरपेक्ष यानी कि नैम आंदोलन में, नॉन अलाइन मूवमेंट, G77 में और नैरोबी घोषणा में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इसने वास्तविक रूप ग्रहण किया था 2003 में ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के समय। ठीक है, इसके बाद जिस लाइन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन अफ्रीका से रिलेटेड बैक ईयर में पूछा था, भारत और अफ्रीका के संदर्भ में उस समिट को लेकर, और बोला था कि भारत और इसके मध्य ये कई सारे समिट हो चुके हैं, जबकि वो उस समय का केवल दूसरा या तीसरा समिट था। ठीक है, तो इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि 2003 में बना है और अभी तक केवल 5 सम्मेलन हुए हैं। अब ये 6वां आयोजित किया जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इसके समिट का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, भारत इसकी अध्यक्षता इस बार कर रहा है। तो प्रतिवर्ष जो वर्ड है वो आपको गलत करा देगा। क्यों? क्योंकि अभी तक केवल 5 हुए हैं, तो किसी भी गिनती में नहीं आता है भाई। 17 वर्षों में अगर 5 बार हुए तो कैसे भी आप नहीं निकाल सकते हो ना कि 2 वर्ष में हुआ, 3 वर्ष में हुआ, तो नहीं निकल सकता है। ठीक है, भारत इस समय करने जा रहा है इसकी अध्यक्षता 6वीं। ठीक है, क्या इसका कोई मुख्यालय है? तो इसका कोई मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर नहीं है, जैसे आप G20 के बारे में पढ़ते हो, सेम टू सेम। इसका कोई स्थायी कार्यकारी कार्यालय या सचिवालय नहीं है। ठीक है, मतलब इसका कोई भी फिक्स नहीं है। बस यही है कि जो देश इसको हेड करता है उसी देश के द्वारा ये सारी चीज़ें फुलफिल कराई जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इन सभी तीनों देशों की लोकेशन। ठीक है, तो इनके एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है प्यारा अफ्रीका हमारा क्या मतलब अफ्रीका वालों का। तो यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ अफ्रीका। आपको अच्छे से पता है कि साउथ अफ्रीका से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? मकर रेखा होकर गुजरती है। यहाँ पे एक लैंडलॉक कंट्री है लिसोथो और एस्वातिनी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। खास बात यहाँ पे बोत्सवाना और कालाहारी मरुस्थल है, नामीबिया मरुस्थल है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, जिसको बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा था। इसके बाद वास्को डिगामा फिर भारत आया था इसी रास्ते से। ठीक है, इसके बाद आता है ये हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक तो खास बात इसकी क्या है कि यहाँ पे अमेजन वर्षा वन है। ठीक है, तो उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अमेजन नदी यहाँ पे बहती है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ख़ास बात ये भी है, क्या यहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तो इस पे आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील से कर्क रेखा तो नहीं गुजरती, लेकिन मकर रेखा और भूमध्य रेखा जरूर गुजरती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए। देखो, आज मैं आप ही को बता दे रहा हूँ इसलिए ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। और ये है फिर हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो बाकी आप समझ गए कि 3 देश इसमें कौन कौन से शामिल हैं। चलिए, इतनी बातें जब हो गई, तब बात आती है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। आपको पता है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भारत मना रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया लाल किले की प्राचीर से। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आखिरकार राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है ये कैसे आया। दूसरे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भारत में कौन कौन से नियम और कानून हैं जिसके माध्यम से इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो भारत में पहला जो ध्वज बन के तैयार हुआ था वो 1906 में बना था, जिसका कलर था लाल, पीला और हरा, मतलब 3 पट्टियां थी। उसमें रेड कलर था, येलो कलर था और ग्रीन था। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड कौन सा बता सकते हैं आप? स्वदेशी आंदोलन का, बंगाल विभाजन के समय का। जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कि 1921 में पिंगाली वेंकैया, मैंने इससे पहले आपको पिछले मंथ में कई आर्टिकल पढ़ाए थे जुलाई के मंथ में।
ठीक है, तो वहाँ पिंगाली वेंकैया का नाम फिर से बताया था। तो इन्होंने 1921 में यानी कि 1921 में गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में 2 लाल पट्टियां और एक हरी पट्टी को संबोधित किया। ठीक है, हरा रंग क्यों आता है, अभी मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और बताऊंगा तिरंगे को लेकर। ठीक है, आप नॉर्मल तो सुनते हो त्याग, बलिदान और शांति का प्रतीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको इन्होंने एक रूप दिया, लेकिन 1931 में कराची कांग्रेस कमेटी ने तिरंगे के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, मतलब 3 रंगों वाले तिरंगे को। देखो ये 2 रंग थे ना, लाल और हरा, तो इसको भी हटा दिया, ऊपर वाले को भी हटा दिया, 3 रंगों को अपनाया। लेकिन 3 रंगों में खास बात क्या थी कि उसमें बीच में चरखा था। अब मैं आपको पिक्चर तो नहीं भेज सकता हूँ ओरिजिनल फ्लैग की, क्योंकि जब मैं गांधी म्यूजियम में रहता था तो मैंने वो पिक्चर्स वहाँ से क्लिक की थी, क्योंकि गांधी जी जब का देहांत हुआ था तो उनके हाथों से जो तिरंगे बने थे, ठीक है, उसमें जो चरखा था, उसका जो चित्र था, वो फ्लैग वहाँ पे आज भी ग्लास में पूरा मढ़ा हुआ रखा है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ फोटो नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि उस ग्लास की फोटो जब मैंने ली है तो उस पर रिफ्लेक्शन में मेरी फोटो आ गई है ना, तो इसलिए मैं नहीं वो भेज सकता हूँ। हाँ, हो सकता है गांधी म्यूजियम के बारे में थोड़ी सी आपको पिक्चर्स जरूर दिखा दूँ, ठीक है, कि गांधी म्यूजियम वो कैसा है। तो 1 मिनट आप वो पिक्चर देख ही लीजिए यहीं पे। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे एक ये पिक्चर आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये मतलब ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक तो ये आपको पिक्चर यहाँ पे जब जाएंगे तो ये जो बगल में फ़ोन लगा ना, इसमें गांधी जी की आवाज़ आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरा ये यहाँ पे ये अस्थियाँ इनकी रखी हुई, अस्थि कलश। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी अस्थि कलश रखी हुई, बहुत ही पीस एरिया, बिल्कुल शांत, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो फ्लैग है, पुष्प हैं कुछ छोटे छोटे। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी कुछ ग्लास के बने हुए आकृतियाँ मॉडल रखे गए हैं, ये सिक्के उस समय गांधी के समय के। ठीक है, ये वहाँ का आश्रम वगैरह। ठीक है, ये गांधी की वहाँ पे मूर्ति है, ये अचूक मंत्र। ठीक है, गांधी जी का आप लोग भेजते हो ना, तो ये देखो पिक्चर्स हैं कई सारी। ठीक है, तो ये आप देख ले रहे हैं, ये मेडल गांधी जी के उस समय के। ये मैं जब जाता था तो मैं बड़ी फ़ोटो खींचता था वहाँ पे। ठीक है, ये गांधी जी का मतलब आपका देख सकते हो बनाया गया था कि गांधी जी ऐसे यहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। ये देखिए उनके सारा सामान, मतलब एक कमरा उनका बनाया गया वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, ये उस समय उनका चरखा, ठीक, पहनने वाली उनकी खड़ाऊ मटकी वगैरह। ठीक है, ये गांधी जी बैठते थे, समझ गए। तो ये पिक्चर्स मैंने आपको दिखा दी, ऐसा बना है वो कमरा। ठीक है, वहाँ पे तो आप देख सकते हो, बस ये चरखा है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे चरखे रखे हैं उस समय के, उनके उसमें रखे गए थे। ठीक है, ये देखो। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली, बहुत हैं। ठीक है, झंडा हमको नहीं दिखाया, आप समझ सकते हो कारण है कोई। ठीक है, चलिए अब आता है 1947 को 22 जुलाई को वर्तमान स्वरूप में हमने जिस तिरंगे को अपनाया वो आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है। ठीक है, नोट भारतीय ध्वज संहिता 2002 में इसको दिखाया गया है, मतलब इसके नियम कानून हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत भी इसको रेगुलेट किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4A जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें भी राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड कई सारे नियम हैं। प्रतीक एवं नाम अधिनियम जो अनुचित उपयोग 1950 है, उसमें भी है। आपको पता होना चाहिए कि आप जब अमेज़ॉन पे कुछ सर्च करेंगे या जब भी आप देखेंगे तो अंडर गारमेंट्स हो या कोई भी पैंट वगैरह हो, टी शर्ट वगैरह हो, आपने अमेरिकन फ्लैग की जरूर देखी होगी, बट इंडियन फ्लैग की आपको अंडरवियर या कोई भी वैसी चीज़ नहीं मिलेगी। आप कहोगे सर आपको शर्म नहीं आती, अंडरवियर बार बार आप बोल रहे हो। बात यह है कि हुआ क्या था, आज से 2 वर्ष पहले अमेज़ॉन ने अंडरवियर में इंडियन फ्लैग को यूज किया था। ठीक है, एज अ सिंबल के रूप में, जैसे सारे देशों के फ्लैग बिकते हैं। ठीक है, और साथ ही उसमें तकिए जो पीलो होते हैं उनके कवर में भी तिरंगे का उपयोग किया था। जो पैरदान होते हैं उसमें भी उसने तिरंगे का उपयोग किया था, मतलब कुछ कहीं से उसने प्रोडक्ट परचेज किए थे। तो भारत सरकार की उस समय की सुषमा स्वराज जी ने उस पर क्लेम किया था कि आप ये इंडियन नेशनल फ्लैग का अपमान कर रहे हैं, और इंडियन नेशनल फ्लैग केवल इंडियन का मतलब वो नहीं है कि आप कहीं पे भी इसका उपयोग कर लें। जैसे आप हमेशा नियम जब पढ़ेंगे तो क्या कहा जाता है कि इंडियन नेशनल फ्लैग को आप अपनी कमर के नीचे नहीं ला सकते हैं। हाँ, कभी सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे आप इंडिया जब मैच जीतती है ना, तो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर जी या हॉकी प्लेयर, ठीक है, या आपने अभी देखा होगा चोपड़ा जी के बारे में, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्लैग को अपने कंधे पे रखा, तो वो कोई दिक्कत नहीं करता। अगर उनसे गलती भी हो जाती, फ्लैग छूट भी जाता, तो भी कोई अपमान नहीं होता, क्योंकि वो आप चाह नहीं रहे ना अपमान करने को, आपको किसी ने फेंक के दिया। आपने देखा होगा कि जब नीरज जी ने गोल कर दिया था तो उनको फेंक कर दिया गया था फ्लैग,
ठीक है, और तब उन्होंने हाथ में लेके फ्लैग को फिर पूरे ग्राउंड का राउंड किया था, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे दी गई थी, तो इसी चीज को ब्लेम किया था, इसलिए चर्चा में था और इसी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की गई थी। वरना आप देखते होंगे सारे देशों के फ्लैग मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया का ऐसे अपमानजनक में नहीं मिलता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे 75 ईयर्स आज़ादी के मनाने के बाद भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कई सारी योजनाओं की बात की थी। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट हम आपको फिर भी बता देते हैं ताकि कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्होंने स्पीच नहीं सुनी थी, तो उनको पता रहे कि हाँ मोदी जी ने क्या क्या कहा था। ऑलरेडी मैंने जब आपको 15 अगस्त का पढ़ाया था तो मैंने बताया था विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त को, ठीक है। वो आपने प्रीवियस वाला पार्ट देखा होगा तो याद होगा। गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है, जिसमें समग्र बुनियादी ढांचे के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। मतलब इंडिया में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत सरकार जिस चीज पे फोकस कर रही है वो है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। आखिरकार ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? पवन और सौर जैसे अक्षय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनसे जब बिजली द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देते हैं तो उसे ही कहा जाता है ये ग्रीन हाइड्रोजन है। मतलब कि हम पानी की भी समुचित व्यवस्था कर पाते हैं और ऑक्सीजन की भी, अर्थात हमारा जो हाइड्रोजन है वो नुकसानदायक नहीं होता है, ठीक है। अगला है सरकार ने चावल फोर्टिफाइड योजना की शुरुआत की है। मतलब सरकार ये चाहती है जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो मिड डे मील हैं या जो भी सरकार पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को अन्न या खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराती है उसमें जो चावल गेहूं ये सारी चीजें प्रोवाइड कराती है, तो सरकार अब चावल को फोर्टिफाइड करके प्रोवाइड कराएगी। अब आप में से कई बच्चों को पता होगा आज से 2 से 3 दिन पहले हमने फोर्टिफाइड योजना के बारे में क्या बताया था कि एक नए सर्वे में कंडक्ट हुआ है कि जरूरी नहीं है कि फोर्टिफाइड योजना के या फोर्टिफाइड कर देने से फूड में किसी भी प्रकार का हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन होता है, उसमें बताया गया था, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए फोर्टिफाइड से क्या सारे फायदे ही होते हैं? नहीं साहब, नुकसान भी होते हैं, ठीक है। 6 राज्यों में अभी इसको पायलट के तौर पे शुरुआत की जा रही, बाकी इंडिया के फिर अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाएगा। और दूसरी खास बात इसकी क्या है? दूसरी खास बात ये है फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो खाद्यान्न है उसमें पोषक तत्वों को बाहर से मिलाना। और आप देखना फोर्टिफाइड का ये सिंबल होता है, किसी भी आप चीज को परचेज करेंगे, जैसे मैं ओवेल का ऑयल यूज करता हूँ, ठीक है। ओवेल एक कंपनी है, उसका मैं ऑयल यूज करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, सरसों का ऑयल, उसमें F+ आता है लिख के, फोर्टिफाइड होता है वो, ठीक है। अब ये मत कहना सर आप तो मतलब बड़ा न्यूट्रिशन लेते हो, ऐसी बात नहीं है। मतलब बात ये है कि मुझे वही वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो वही मिलता है, वो सस्ता पड़ता है तो मैं मार्केट से वही परचेज कर लेता हूँ। मतलब सस्ते का मतलब कैंटीन में सस्ता पड़ता है, ठीक है। वंदे भारत ट्रेनें ऑलरेडी आपको पता होगा, आप में से कुछ बच्चे बैठे भी होंगे, हालांकि मैं तो बैठा ही हूँ, ठीक है। तो वंदे भारत ट्रेन क्या है? स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। बस सरकार ने कहा है कि हम लगभग 75 वंदे भारत जो स्वदेशी ट्रेनें हैं इनको अमृत महोत्सव आज़ादी के तौर पे देश के अलग अलग रीजन में चलाने की कोशिश करेंगे। अगली इन्होंने जो घोषणा की थी वो ये थी कि लड़कियों के लिए हम सैनिक स्कूल की शुरुआत करेंगे। आज वर्तमान में देश में लगभग 33 सैनिक स्कूल हैं, मिलिट्री स्कूल। ये स्कूल क्या करते हैं कि बचपन से ही लड़कियों के अंदर सेना में जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। जैसे श्री IAS एकेडमी का जो गोल प्लान है आगे चल के हो सकता है 2024 और 25 में हम एक कैंपस जो ओपन करेंगे इंडिया लेवल पे, तो उस पर यही होगा कि क्लास 10th के बाद से जो भी बच्चे सिविल सर्विस में आना चाहते हैं तो उनको सारी चीज़ें फ्री कैसे प्रोवाइड कराई जाए, उनका जो ट्रेनिंग सिस्टम है कैसे लवासना की तरह बिल्कुल सेम हो जाए, ताकि 3 से 4 साल जब वो हमारे कैंपस में रहेंगे तो एज अ वो कर्मयोगी बन ही जाएंगे। और जो लगेंगे कि हाँ ये IAS बन सकते हैं उसको मांगे तक रखेंगे, और जो ट्रेनिंग में ही फेल हो जाएंगे, मक्कारी करेंगे, उनको घर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे हुनरमंद IAS भी बन के तैयार हों, और ये सब फ्री होगा, खासतौर पे गरीब बच्चों पे, लड़कियों पे ज़्यादा केंद्रित होगा, ठीक है। स्वयं सहायता समूहों के लिए ई-कॉमर्स के गठन की बात की गई। मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनका भी ई-मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया जाए, अर्थात उनको भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे जो बड़े बड़े रिटेलर हैं उन पे ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं, ठीक है। अब बात आती है महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत की।
अमेरिकन कांग्रेस में कांग्रेसियन नाम का एक पुरस्कार है, तो उसी की चर्चा आई थी, इसलिए मैंने वो आपको नहीं बताया क्योंकि वो अमेरिका की बात है तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पे जरूर क्वेश्चन आएगा। तो गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत है वो त्रिस्तरीय है, मतलब 3 चीजों की बात करता है। अहिंसा का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम किसी पर हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि अहिंसा में भी 3 तत्वों का समावेश था। पहला जो उनका तत्व था वो था विरोध करना, मतलब किसी भी चीज का हम विरोध करें। दूसरा जो उनका समन्वय था वो था अनुनय, अनुनय का मतलब विनती करना, प्रार्थना करना सामने वाले से। तीसरी जो इसमें खास बात थी, मतलब पहले ही एलिमेंट में, कि मार्च निकालना, दांडी यात्रा जैसे, जागरण करना, नुक्कड़ नाटक वगैरह करना। अर्थात गांधी के अहिंसा में केवल अहिंसा ही नहीं थी, बल्कि विरोध था, अनुनय था, मार्च था और जागरण था। ठीक है। दूसरा जो इनका एलिमेंट था वो था असहयोग, यानी कि नॉन कोऑपरेशन, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग तब तक करेंगे जब तक आप हमारी बात मानोगे, आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपका असहयोग करेंगे, जैसे 1921 का मूवमेंट। ठीक है। तीसरी खास बात थी अहिंसक हस्तक्षेप, मतलब हम शराब की दुकानों में वहां जाएंगे, नाकेबंदी करेंगे, लेकिन कोई हिंसा नहीं करेंगे। महिलाएं जाएंगी, धरना देंगी, प्रदर्शन करेंगी, जो भी तस्करी के सामान हैं या जो भी नशीले पदार्थ हैं, जो भी मादक पदार्थ हैं, उन व्यवसायों को बंद करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते अहिंसक रूप से। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों में निम्न में से क्या शामिल नहीं था। ठीक है। असहयोग, अहिंसक हस्तक्षेप, विरोध और अनुनय, है ना, मार्च और जागरण। तो आप बता देना साहब सभी के सभी शामिल थे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये किसी बुकलेट के मतलब अनुकरणी नहीं होते हैं। ठीक है। अब बात आती है महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत है वो किससे प्रेरित था। महात्मा बुद्ध से, जैन से और हिंदुओं के मेल से, मतलब हिंदू धर्म की बात हो या बौद्ध धर्म की बात हो या जैन धर्म में जो भी सिद्धांत अहिंसा की कहे गए हैं उनकी बात ये करता है। ठीक है। भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी ने 1970 में चंपारण में किया था। ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है काबुल के बारे में। आप सुन रहे होंगे कि इस समय तालिबान नामक जो आतंकी संगठन है उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। तो इम्पोर्टेंट तो ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जलालाबाद सिटी आपसे पूछ सकता है, मज़ार शरीफ सिटी आपसे पूछ सकता है तो आप बता देंगे, या जारान दिलाराम आपसे पूछ सकता है। तो ये सब कहाँ की सिटी हैं? ये सब अफगानिस्तान के शहर हैं। ठीक है। जारान दिलाराम हाईवे बनाया जा रहा है गारलैंड के रूप में, मतलब हार के रूप में, जो चाबहार पोर्ट से उसको जोड़ेगा। ठीक है। खैर वो तो बाकी हम आपको बताएंगे आगे कभी। बात आती है तालिबान कौन है, तो पूछेगा नहीं लेकिन पता होना चाहिए। पश्तो भाषा में तो इनको छात्र के रूप में संज्ञा दी जाती, मतलब ये स्टूडेंट्स का एक तरीके का ग्रुप हुआ करता था पहले। लेकिन 1990 के दशक में जब आपको पता है कि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो 1992 में क्या हुआ, सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, अर्थात आज का रसिया कई भागों में विभाजित हो गया। तो उसकी जो सेना थी वो वहां से वापस हो जाती है, और जब वापस हो जाती है तो वहां पे कई सारे छात्रों का एक ग्रुप उभर कर आता है। छात्र का मतलब ये मत समझो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, ये बिल्कुल मत समझो। छात्र पश्तो भाषा में शब्द है। ठीक है। तो उनका एक ग्रुप उभर कर आया, उन्हीं में से कईयों ने अपने आप को नेता बनाया। ठीक है। तो इन्होंने उत्तरी पाकिस्तान, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक तरीके की ये लोकेशन जैसे आप देख रहे हो। ठीक है। ये अफगानिस्तान है आपका, तो ये यहाँ पे होता है, ये पाकिस्तान, ये उत्तरी पाकिस्तान के क्षेत्र में यहाँ पे इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, संगठन बनाया। ठीक है। तब उस समय तजाकिस्तान वगैरह ना, जितने मिडिल ईस्ट कंट्री हैं ये सब रसिया में शामिल थे। तब तजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये कुछ नहीं होता था। ठीक है। यहाँ तक पूरे में रसिया का प्रभुत्व था। ठीक। बाद में सब आज़ाद हुए। तो यहाँ पे नया ग्रुप उभरा, आतंकी संगठन जिसको बोलते हैं तालिबान। ठीक है। तो एक तरीके का उग्र संगठन है, ये हमेशा इस्लाम के कट्टर स्वरूप की बात करता है, आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट बात है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ पे इसने हमला किया था, जिसमें कई हजार लोग मारे गए थे, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने लगभग 21 वर्षों तक बिना किसी फायदे के, मतलब कोई उसको फायदा नहीं मिला, तभी अमेरिका इस समय, अमेरिका की सारी ट्रूप्स वापस हो गई हैं। वो किस लिए? क्योंकि अमेरिका ने जो ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन एंड्रोइडिंग फ्रीडम, आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने तालिबान को समाप्त करने के लिए 2001 के बाद किस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, तो वो नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ठीक है।
इसके तहत उसने ओसामा बिन लादेन को, ये इन सबको मारने की कोशिश की थी। लेकिन वही बात थी, ओसामा बिन लादेन को मार कर पाए थे ऑपरेशन जीरो नमक के द्वारा। ठीक है, तो वही है, उस पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। खास बात क्या है कि मूरी वार्ता और दोहा वार्ता का संबंध तालिबान से ही है। मूरी वार्ता क्या थी? मूरी वार्ता ये थी कि जब अमेरिका ने कहा कि आप काबुल की सरकार से बात करो, तालिबान से कहा, और अपने रिश्ते सुधारो, तो तालिबान के लोगों ने कहा देखो भाई, हम काबुल की सरकार को सरकार नहीं मानते हैं, तुम्हें अगर मुझसे बात करनी हो तो बात करो, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ठीक है। दोहा वार्ता क्या थी कि अमेरिका अब वहां से अफगानिस्तान से चला जाएगा और तालिबान शांतिपूर्वक अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को स्टैब्लिश करेगा। लेकिन आप देख रहे हो वर्तमान परिस्थितियां इस समय कितनी बदल चुकी हैं, कितनी भयावह हो चुकी हैं। ठीक है, तो इतनी ही बातें यहाँ पे आज के लिए इम्पोर्टेंट थी। उम्मीद है कि आज आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, नेशनल म्यूजियम का दीदार किया आपने। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।